नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह बघेल एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टडी कैफे में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबाएं तथा लाइक करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट लिखने से हमें हमारे चैनल की कमियों के बारे में तथा आपकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होती है। तो दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों तक अपनी जानकारी को पहुंचा सके। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि केंद्रीय प्रशासन अर्थात केंद्र का जो प्रशासन है उसकी नींव भारत में किस अधिनियम के द्वारा पड़ी। तो दोस्तों, हमें पता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता ने सर्वप्रथम अपने कानून की जो प्रारंभिक नींव रखी थी वो दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उसने सर्वप्रथम हमारे यहाँ अपने एक कानूनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियमावलियां बनाई थी। उस प्रथम एक्ट का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन की जो नींव है, तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, ब्रिटिश इंडिया 1784 एंड चार्टर अधिनियम 1853। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये द्वैत शासन से संबंधित है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में इसे लाया गया था, जिसपे वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इसका विरोध भी किया गया और जिसके तहत पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने, जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। बाद में ये इससे बाइज्जत बरी हो गए। तो दोस्तों, आइए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी। तो दोस्तों, इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वह पहला अधिनियम है जिसके द्वारा ब्रिटिश सल्तनत ने भारत पर अपने प्रशासन को चलाने के लिए कुछ नियमावली बनाई। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था। तो दोस्तों, योजना आयोग के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। योजना आयोग भारत की सरकार से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन पर कार्य करती है और यह एक स्वायत्त संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। लेकिन यह संस्था किसकी अनुशंसा पर बनाई गई, हमारा प्रश्न है, जो कि दोस्तों इसका उत्तर है योजना सलाहकार बोर्ड ने इसकी अनुशंसा की थी और योजना आयोग बनाया। दोस्तों, वर्तमान में योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर दिया गया है और 1 नवंबर 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नीति आयोग का नया नामकरण किया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो भारतीय लोक प्रशासन की संस्थान की स्थापना अर्थात भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर, तो संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार क्या है, मतलब वह जो हमें प्राप्त है वो किस प्रकार का अधिकार है। तो दोस्तों, अगर ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन में लिखा है मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, तो ये राजनीतिक अधिकार है। तो दोस्तों, बिल्कुल हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है कि हमें वोट देने के लिए हम सरकार को यह बाध्य कर सके, बिल्कुल नहीं। हम अगर वोट नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए हम किसी कानून पर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता, अर्थात ये कानूनी अधिकार भी नहीं है। प्राकृतिक अधिकार की अगर बात करें तो प्रकृति से इसका कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, जहां तक आप समझदार हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक अधिकार। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो जिसके तहत संविधान संशोधन नागरिकों को, वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, वह कौन सा संविधान संशोधन था। दोस्तों, जब मौलिक कर्तव्य पहली बार भारतीय संविधान में आए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन।
तो दोस्तों वो 42वें संविधान संशोधन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जगह प्राप्त हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यह संसद की अन्य किए गए कार्यों को, बजट को, कि बजट सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा है, इन सभी परिस्थितियों को जांचने का काम नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी टिप्पणी पर अर्थात इसकी कार्यवाहियों पर कौन इस कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार है, अर्थात ये जो कार्यवाही करता है उस पर कौन कार्यवाही करेगा। दोस्तों इसका उत्तर है भारतीय संसद। भारतीय संसद ही है जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक पर कार्यवाही कर सकती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अशोक चंदा। अशोक चंदा के द्वारा जो है योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल कह के पुकारा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जिला कलेक्टर 1772, संभागीय आयुक्त 1839, मुख्य सचिव 1799, पोर्टफोलियो प्रणाली 1859। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संभागीय आयुक्त 1839। ये गलत है दोस्तों, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर तो किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया है। तो दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1992, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा चुनाव सिद्धांत का, यानी हमारे यहाँ जो निर्वाचन, ये जो चुनाव की प्रणाली प्रारंभ हुई ये किस अधिनियम के द्वारा, तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह प्रणाली चालू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। संभागीय आयुक्त बेंटिंग, जिला कलेक्टर हेस्टिंग, मुख्य सचिव करजन तथा स्थानीय शासन रिपन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुख्य सचिव करजन। तो बिल्कुल गलत जवाब है। करजन के शासनकाल में मुख्य सचिव वाली व्यवस्थाएं प्रारंभ नहीं हुई थी, बल्कि यह व्यवस्थाएं और पहले प्रारंभ हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे कि राज्यसभा की अधिकतम अवधि के लिए लोकसभा से अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक में देरी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के पास कितना वक्त होता है कि वह लोकसभा को अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक में देरी कर सकता है अधिकतम। तो दोस्तों वो अधिकतम दिन है 14 दिन। 14 दिन से ज्यादा किसी भी सूरत में राज्यसभा वित्त विधेयक को अपने पास नहीं रख सकता। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा के पहले दिन के सत्र की अध्यक्षता किसने की, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता की। अस्थायी कह लीजिए या स्थायी कहिए, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी नहीं जाना जानता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन को समझने की बात है कि विपक्ष के एक समूह के रूप में लोकसभा के स्पीकर द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त होना कम से कम कितने सदस्य पार्टियों की एक पार्टी या गठबंधन में होना आवश्यक है। मतलब अगर आपको विपक्ष में लोकसभा में बैठना है तो आपके पास आधिकारिक रूप से कितने सदस्य आवश्यक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 55 सदस्य। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश पे राज्य कर रही है, लेकिन वर्तमान में एक बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में नहीं बैठ पाई है क्योंकि उसके पास अभी भी उसके मूल 55 सदस्य नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो ये कौन सी चीजें हैं
जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है दोस्तों, सूचना का अधिकार क्या नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है? सही काम करने के लिए, है ना। उसके बाद शराब का निषेध, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ऐसी कौन सी चीज है जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों वो है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राज्य के निर्देशक तत्वों का विषय नहीं है, यह एक अधिनियम अलग से है जिसके तहत हम सरकार से उसके किसी भी प्रकार की कार्य की जानकारी उससे मांग सकते हैं और 10 से 15 दिवस के अंदर, मतलब निर्धारित दिवस के अंदर वह जानकारी सरकार हमें मुहैया कराती है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें कि अब तक कितनी बार भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर है एक भी बार नहीं, यानी आज तक कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात अगर हम करें तो निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की, तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है तथा चुनाव आयोग ये भी एक संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग ये भी एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों इसमें केवल एक ही संस्थान है अर्थात योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि योजना आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसका नाम 1 जनवरी 2015 को वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, वर्ष 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी जेल सिंह, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। वो राष्ट्रपति थे जिनके शासनकाल में 1976 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, आईएएस के परिवीक्षाधीनों की तैनाती निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? अर्थात जो व्यक्ति आईएएस बनता है उसकी परिवीक्षा के लिए जो तैनाती होती है कि उनको कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, इसके लिए ये किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा। यानी राज्य के मुख्य सचिवों के द्वारा यह तय किया जाता है कि उन्हें कहाँ पर पदांकित करना है, वह किस कार्य के लिए कहाँ पर उपयोग किए जा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो विभाजन के समय भारत में कितनी रियासतें थीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में जब विभाजन हुआ तो उस समय भारत में 562 रियासतें थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों बहुत ही सामान्य प्रश्न है और आपको इसका उत्तर बिल्कुल मालूम होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो पहला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, वित्त आयोग व चुनाव आयोग, योजना आयोग व क्षेत्रीय परिषदें। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका राइट आंसर है वित्त आयोग या चुनाव आयोग। बाकी किसी को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करेंगे तो वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है इसका गठन प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर होता है, बी है करों से हुई प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों में वितरित करने की अनुशंसा करता है, इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी है तथा इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। तो बहुत ही सामान्य ऑप्शन है दोस्तों। उत्तर प्रश्न के ऑप्शन को देखते हुए आप तुरंत उत्तर इसका ढूंढ सकते हैं। दोस्तों इसका उत्तर है कि इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार कहीं भी वित्त आयोग की किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों कि भारत में जो शिक्षा है वो भी मानव संसाधन विकास के ही क्षेत्र में आती है अर्थात उच्च शिक्षा जो विभाग है। तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग है, ये भी मानव संसाधन से ही संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा साक्षरता के जो विभाग है ये भी मानव संसाधन विकास से संबंधित है। लेकिन दोस्तों तकनीकी शिक्षा का जो विभाग है वो मानव संसाधन विकास से संबंधित नहीं है अर्थात इसका आंसर होगा तकनीकी शिक्षा विभाग। इसका स्वतंत्र एक विभाग होता है।
क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी या कानून का अधिकारी जो कहलाता है वो कहलाता है भारत का अटॉर्नी जनरल। यानी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत के प्रथम कानून अधिकारी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि कौन राज्यसभा का सदस्य है जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अपनी बातों को रख सकता है? ऐसा कौन सा राज्यसभा सदस्य होगा? क्या सारे राज्यसभा सदस्य होंगे? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। राज्यसभा का उपाध्यक्ष क्या अपनी बात रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता। दोस्तों, राज्यसभा के वही सदस्य लोकसभा में अपनी बात को रख सकते हैं जो कि संबंधित सरकार के कैबिनेट में मंत्री होते हैं। अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राज्यसभा के ऐसे सदस्य जो मंत्री हैं वही केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अपनी बातों को रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 25 टॉप संविधान के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और उसे शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आपकी आगामी परीक्षा के लिए बधाइयां देता हूं कि आप जल्द से जल्द किसी नई परीक्षा में अपनी सफलता अर्जित करें और एक नए पद को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।